आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। और इससे पहले हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे बात की थी, तो आज की जो डिस्कशन है वो हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट पे होंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल मैनेजमेंट कैसे होती है और वो फ़ाइल मैनेजमेंट आपको किस कहाँ कहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, और फिर हम एक ईआरपी सिस्टम्स को भी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिकली कंटेंट नंबर आपका 10 और 11 बनता है इन योर कोर्स आउटलाइन। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन सेशन, दैट इज़ आपका पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, व्यू ऑफ डाटा, डाटा मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हम बात करेंगे, मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करेंगे, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल आप जगह जगह देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की देखेंगे, चीज़ें किस तरह से जो है वो काम करती हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डाटा यूज़र्स हैं, और ओवरऑल एक पिक्चर भी आपके साथ शो करेंगे कि ये बेसिकली सारा चलता कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बोलते हैं। Collection of interrelated data, set of programs to access the data. Data DBMS contains information about a particular enterprise. It provides an environment that is both convenient and efficient to use. बेसिकली आपकी जितनी भी डाटा रिकॉर्डिंग होगी वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में सेव हो रही है, और उस चीज़ को बेसिकली हम DBMS का नाम देते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलहदा से इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। डाटा सेव इसलिए किया जाता है ताकि आप कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकें। अब वो जो एप्लीकेशन, जो डाटाबेस एप्लीकेशन है, ये बेसिकली क्यों यूज़ की जाती है। सपोज़ कि अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग के लिए कि वो अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसमें सेव करते हैं। एयरलाइंस के लिए रिजर्वेशन और स्केड्यूल्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन और ग्रेडिंग है। और ये वही डाटाबेस सिस्टम है जो आपके जो स्टूडेंट पोर्टल्स या फैकल्टी पोर्टल जो आप देखते हैं। सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर का, प्रोडक्ट का, परचेज़ का देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, सप्लाई चेन को देखते हैं। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हैं, सैलरीज एंड टैक्स डिडक्शंस हैं, अटेंडेंस है, ओवर टाइम है। तो ये सारी की सारी जो आपकी ये जो फीचर्स हैं ये आपके उस डेटाबेस के हैं जो आप अपनी कंपनीज़ में जिनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर वो कह रहा है कि डेटाबेस टच ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। किसी भी एंगल से किसी भी चीज़ को आप जब उसको डाटा सेव कर लेते हैं तो एक्चुअली आपकी एक एक चीज़ जो है वो डेटाबेस के साथ लिंक्ड है। जैसे मैंने आपको शायद क्लास में बताया भी था कि अगर आप गूगल एप्लीकेशंस में जाके, गूगल मैप्स में जाके अगर आप वहाँ पे उसको ये चेक लगा दें कि जी आप मेरी लोकेशन को फॉलो करें, तो गूगल ऑटोमेटिकली उस आपकी लोकेशंस को फॉलो करना शुरू कर देता है, और फिर वो देखता है कि आपने कितने किलोमीटर वॉक की है, कहाँ से कहाँ तक आपने गाड़ी चलाई है, कहाँ से कहाँ तक आपने ट्रेन ली है, कहाँ से कहाँ तक आप जो है वो बाई एयर ट्रैवल किया है, किस जगह पे आप जाके जो है सुबह 9 to 5 तक आप रुकते हैं, कहाँ जाके आप रात गुजारते हैं। तो वो सारी की सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। तो यू कैन नॉट से कि जी डाटाबेस जो है वो आपकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो है वो इन्वॉल्व है। फिर इसका पर्पस क्या होता है कि इन अर्ली डेज डाटाबेस एप्लीकेशंस वर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ फाइल सिस्टम्स। ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम्स स्टोर डाटा। बेसिकली इसने रिप्लेस किया था फाइल सिस्टम को। फाइल सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या थे, उसमें जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में सबसे पहला डाटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी, मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइल्स। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती थी। डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा, डाटा एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। नीड टू राइट अ न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, प्रोग्रामिंग को समझते हैं, उनको ये चीज़ समझ आएगी कि पुराने सिस्टम्स में आपको हर एक दफ़ा नई कमांड पुट करना पड़ती थी चीज़ों को रिट्रीव करने के लिए। डाटा आइसोलेशन है, मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट्स, डाटा आइसोलेट हो जाता है, आप उसकी वो आपकी एक्सेस में नहीं रहता। फिर इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अकाउंट बैलेंस जो है वो अगर ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है तो बिकम पार्ट ऑफ प्रोग्राम कोड, हार्ड टू ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स और चेंज एग्जिस्टिंग वंस। तो ये
ये लिमिटेशंस थी आपकी डेटाबेस सिस्टम की, जिस फाइल सिस्टम की, जिसको रिप्लेस किया है आपके DBMS ने। और फिर atomicity of updates failures may leave database in an inconsistent state with partial updates carry out. For example, transfer of funds from one account to another should either complete or not happen at all. तो इस ये आपकी जो फाइल सिस्टम है, उस फाइल सिस्टम के जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी जो डेटाबेस सिस्टम अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम क्या थे जो आज नहीं है। कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स, need for performance, uncontrolled concurrent access can lead to inconsistencies. For example, two people reading a balance and updating it at the same time. और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपकी जो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट था वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था, जिस चीज़ को अब रिप्लेस किया है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने। और एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली दो किस्म की है, वो एक आपकी फ़िज़िकल है और एक आपकी लॉजिकल है। फिज़िकल लेवल डिस्क्राइब्स हाउ अ रिकॉर्ड इज़ स्टोर्ड, मतलब फ़िज़िकल ये कि आप डाटा सेव कैसे कर रहे हैं। लॉजिकल ये है कि आपने अगर डाटा सेव कर लिया है तो फिर आपने उसको सेव किस तरह से किया है, वो एक अलहदा जो है वो आपका एक अलहदा से डोमेन है। जैसे वो टाइप्स कस्टमर इज इक्वल टू रिकॉर्ड लिख रहा है, नेम आपकी स्ट्रिंग है, एक स्ट्रीट आपकी अगली स्ट्रिंग है, सिटी आपकी इंटीजर है और फिर एंड है। ये बेसिकली वो है जो आपने ये कोडिंग कर रहे हैं आप। और फिर आपका व्यू लेवल द एप्लीकेशन प्रोग्राम हाइड डिटेल्स ऑफ डाटा टाइप्स, व्यूज़ कैन ऑल्सो हाइड इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल सैलरी फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज़। तो आप जो चीज़ों को जो है वो अनचेक भी कर सकते हैं कि अगर कोई अपना सिस्टम एक्सेस कर रहा है तो सिस्टम में इस तरह से एक्सेस करे कि आपकी जो सैलरी है वो आपको दिखाई ना दे। तो इट डिपेंड्स कि किस लेवल पे डाटा जो है वो आपके साथ शेयर हो रहा है। फिर ये एक आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस सिस्टम आपके साथ शेयर किया गया, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3। ये वो चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके नीचे एक लॉजिकल व्यू है और फिर उसके नीचे फिज़िकल लेवल है। तो ये बेसिकली आप डाटा आपका यहाँ से यहाँ पुट होगा और फिर इस तरह से जो है वो लोगों को दिखाई देगा। इंस्टेंसेस एंड स्कीमास की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिमिलर टू टाइप एंड वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्कीमास की वो बात कर रहा है। ये अब आगे मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्योर लैंग्वेजेस हैं और लैंग्वेजेस में जाने का और आपको इस चीज़ पे समझाने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप डाटा मॉडल्स को जो है वो आप समझ लें। अ कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा, डाटा रिलेशनशिप्स, डाटा सिमेंटिक्स एंड डाटा कंस्ट्रेंट्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल चल रही है वो ERP है, जिसको एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे जो चीज़ आपको बताई गई है वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, और बाकी दूसरे मॉडल्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल्स है, और ओल्डर मॉडल्स नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्की मॉडल हैं। तो ये डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट मॉडल्स हैं वो आपके पास जो आपके जो डाटा DBMS के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो अवेलेबल हैं। ये एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पे उसने दी है कि एंटिटी रिलेशनशिप जो मॉडल है वो किस तरह से चलता है। कि अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बैंकिंग की एग्जांपल है, जिसमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कस्टमर ID होना चाहिए, कस्टमर नेम होना चाहिए, कस्टमर स्ट्रीट होनी चाहिए, कस्टमर सिटी होगा। ये कस्टमर की डिटेल्स हैं। फिर वो डिपॉजिटर और फिर उसका अकाउंट है, और अकाउंट के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है कि उसका अकाउंट नंबर होगा और फिर उसका अकाउंट्स बैलेंस भी होगा। तो इस तरह से आपके डिफरेंट जो ER मॉडल्स हैं वो काम करते हैं। अब रियल वर्ल्ड में ये कैसे काम करता है, अगर तो वो एंटिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो एंटिटीज़ आपकी कस्टमर हो सकता है, उसके अकाउंट्स हो सकते हैं, ये बैंक ब्रांच हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ क्या है कि अकाउंट A-101 इज़ हेल्ड बाय कंज्यूमर कस्टमर जॉनसन। और वो जो जॉनसन है रिलेशनशिप है डिपॉजिटर एसोसिएट्स कस्टमर विद अकाउंट्स। अब इसकी एक एग्जांपल वो यहाँ पे नीचे आपके पास उसने ये देखें यहाँ पे दिया है कि एग्जांपल ऑफ टेबुलर डाटा इन द रिलेशनल मॉडल। अब ये कस्टमर ID है,
जब आप सिस्टम में ये कस्टमर आईडी लिखेंगे तो ये सारे के सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ख़ुद ही नज़र आ जाएंगी कि उसका नाम क्या है, वो किस स्ट्रीट में रहता है, उसका सिटी कौन सा है और उसका अकाउंट नंबर क्या है। और अगर आप उसको इस तरफ से ही लिखेंगे, ये लिखेंगे, तब भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आपने कौन कौन से चेक्स जो हैं वो उसको वहाँ पे लगाए हुए हैं। ये अब आपके पास यहाँ पे रिलेशनल डाटा आ गया, कस्टमर आईडीज़ की बात कर रहा है, कस्टमर नेम की बात कर रहा है, ये कस्टमर टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और फिर ये अकाउंट बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपने लोगों को बाय नेम देखना है तो आपके पास इस तरह से आएगा, अगर आपने लोगों को बाय बैलेंस देखना है तो फिर इस तरह से आएगा, और अगर आपने उनको आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके अकाउंट नंबर से देखना है तो आपके पास इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। ये डिपेंड करता है कि आप डाटा को रिट्रीव किस शेप में करना चाहते हैं। फिर आपके पास वो यहाँ पे बता रहा है कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इसको स्किप कर दें, इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज ही है और जो यूज़ होती है डेटाबेस में ही। तो क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस है वो एमआईएस पे है, तो फिर इसलिए हम डेटाबेस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक फ़ाइल जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर आपके पास आता है डेटाबेस यूज़र्स के, इस डेटाबेस को कौन कौन से ऐसे जो हैं वो यूज़र्स हैं। यूज़र्स आर डिफरेंशिएटेड बाय द वे दे एक्सपेक्ट टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। Application programmers interact with system through DML calls, or sophisticated users from request in database query language. Specialized user write specialized database applications that do not fit into the traditional data processing framework. और फिर एक हैं naive users invoke one of the permanent application programs that have been written previously. For example, people accessing database over the web, बैंक टेलर्स, क्लरिकल स्टाफ एट्सेट्रा। तो ये चंद एक आपके पास डेटाबेस यूज़र के उसने टाइप्स दी हैं कि कौन कौन से यूज़र्स हैं वो हो सकते हैं। और फिर ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड नीड्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटीज़ इंक्लूड्स schema definition, storage structure, access method definition, physical organization modification, use of authority, integrity constraints, liaison with users, monitoring performance and responding to change in the requirements। तो ये database administrator की ये चंद एक responsibilities होती हैं, duties होती हैं जो उसने perform करना होती हैं। और फिर है आपके पास यहाँ पे transaction management। A transaction is a collection of operations that performs a single local function in a database application। कोई भी एक क्लिक जब आप करते हैं तो उसको ट्रांजैक्शन का नाम देता है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट एंश्योर्स दैट द डेटाबेस रिमेन्स इन अ कंसिस्टेंट स्टेट डिस्पाइट सिस्टम फेलियर्स एंड ट्रांजैक्शन फेलियर्स। तो ये भी एक डेटाबेस की जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपका डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहता है और डाटा सिस्टम में रहता है अगर किसी किस्म का कोई फेलियर आ जाता है। Concurrency control manager controls the interaction among the concurrent transactions to ensure the consistency of the database। जो आपकी लाइव ट्रांजेक्शन्स चल रही होती हैं उनको भी जो है वो फॉलो कर रहा होता है। और डेटाबेस विदाउट स्टोर मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। स्टोर मैनेजर इज़ अ प्रोग्राम मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द लो लेवल डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस and the application programs and queries submitted to the system। The store manager is responsible for following tasks: interaction with the file manager, efficient storing, retrieving and updating of data। तो बेसिकली स्टोर मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ये वो एक एप्लीकेशन है जो बेसिकली आपसे क्यूरी लेके और वापस स्टोरेज से वो डाटा निकाल के फिर आगे आपके साथ जो है वो शेयर करता है। तो उस चीज़ को हम स्टोरेज मैनेजमेंट का नाम देते हैं। ये आपके पास यहाँ पे एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की गई है। इफ़ यू सी कि आपके ये डिफरेंट यूज़र्स हैं, आपका एप्लीकेशन इंटरफेस है, ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, आपके एनालिस्ट हैं और आपका डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये चार लोग जब आपको सिस्टम को प्ले कर रहे होंगे तो व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, उसकी कोडिंग कर रहे होंगे, कंपाइल कर रहे होंगे, उसको डीएमएल की क्यूरीज दे रहे होंगे, डीडीएल इंटरप्रेट कर रहे होंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली आपकी इस स्टोरेज में जा रही होंगी जिसको वो डिस्क स्टोरेज का नाम भी दे रहा है।
और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका जो स्टोरेज मैनेजर है वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कर रहा है, ऑथराइजेशन और इंटेग्रिटी मैनेज कर रहा है, आपकी फ़ाइल्स को मैनेज कर रहा है और बफर्स को देख रहा है। और ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो लेगा कहाँ से, आपके इस स्टोरेज में से जहाँ पे आपका डाटा पड़ा है, इन द शेप ऑफ इंडेसेस, in the shape of dictionary, in the shape of statistical data available in your system, and this is what you have in your database system। और फिर ये जो आपके पास एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके यूज़र्स हैं जो एप्लीकेशन देते हैं थ्रू नेटवर्क, और वो आपके डाटाबेस पे चली जाती है। फिर इसी तरह से यूज़र एप्लीकेशन नेटवर्क है वो आपके पास एप्लीकेशन सर्वर में जाती है, फिर सर्वर से फिर वो जो है वो डाटाबेस में आ जाती है। जब आप उसको सर्वर के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो फिर आपका 3 टियर आर्किटेक्चर बनता है। और अगर आप बैठे हुए हैं डायरेक्ट उसको तो फिर आपका वो 2 टियर होगा। जैसे नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो बेसिकली आप डायरेक्ट सिस्टम में बैठे हैं तो फिर आपका 2 टियर होगा। और अगर आप रिमोट एरिया पे कहीं बैठे हैं, आप अपने इंटरनेट से बाहर हैं कहीं पे, तो फिर आप 3 टियर आर्किटेक्चर पे होंगे, जिसका मतलब ये है कि आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के थ्रू उस डाटा को जो है वो असेस कर रहे होंगे, तो वो आपका 3 टियर आर्किटेक्चर बनता है। और ये एक पीडीएफ की फ़ाइल ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और एक फ़ाइल मैंने अभी आपके लिए और भी सर्च कर रखी है, ये दिस वन। तो ये भी, इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं कि जो चीज़ इसमें अगर आपके समझने की है तो वो भी हम इसको देख लें। डेटाबेस की डेफिनेशन जो भी हमने डिस्कस कर लिया, डेटाबेस को यही वो एग्जांपल जो बता रहा है कि ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू इन योर डिस्प्ले रिप्रेजेंट्स सम डाटा। वो हर एक वैल्यू जो है वो आपके डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन के पीछे आपने डाटा इनपुट किया होगा, और वो इनपुट डाटा ही बेसिकली प्रोसेस करके आपको फाइनल शेप में मिलता है। फिर इसमें सच कोई और बात इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये दोनों फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर पहले हम वो क्वेश्चन ले लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। जी, ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ये वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि आपकी एक सिंगल वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके पुराने डाटा को जो आपने सिस्टम में सेव किया हुआ है। और फिर इसके एंड पे कुछ चंद एक क्विज़ हैं। ये बेसिकली टोटल 57 पेजेस हैं, इन द शेप ऑफ 59 है, सॉरी, इन द शेप ऑफ पीडीएफ। ये दोनों फाइल्स मैं सीआर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लें प्लीज़।